Hey Azhar, thank you for joining the call. How are you? Yeah, hi, Kamlesh. I'm good. How are you? All good, all good. So anybody who is listening this conversation, Azhar Mohammed, he runs a company called Bioreform that is largely focused on making eco-friendly plastics. We all have understood, we all know, हम सबको पता है कि भाई plastic has become a nuances for almost everybody. Now, forget about anything, it has actually gone into our blood as well, microplastics. So there is a statement which I recently come across one of your while I was coming across the video जहाँ पे आपके आपके बायो रिफॉर्म हैज बीन मेंशन इन वन ऑफ द न्यूज़ चैनल जहाँ पे एंकर बताती है वन थैला एट अ टाइम. And for more inspiration, we take you now to the story of a young man hoping to change the country one thela at a time. Mohammad Azhar Mohiuddin uses corn waste, so bhutta waste, to create biopolymers, an eco-friendly material that his company, BioReform. So going by that analogy, it makes all the sense. And here somebody who is actually trying to make a changes with respect to the major problem that not only I or me or you are having it, it's a global phenomena and the problem because we all understood plastic. जैसा मैंने बताया, it's not only the landfill problem, marine problem, it has actually gone to the space ऊपर भी और नीचे भी, साथ साथ blood में भी और you may expect everywhere. So हाय अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया कहाँ से आया था सबसे पहले बायो रिफॉर्म का? बायोरिफॉर्म का आइडिया बायोरिफॉर्म आइडिया आया था बैक इन 2019 when I was in second year of my engineering. And a quick short story back, मतलब 2019 से पहले की भी छोटी स्टोरी थी. I mean, I used to try a lot of side hustles from the age of 14. So did multiple things, failed in a lot of stuff, earned money, burnt money. उस सब के बाद में 2019 में when I was in second year of my engineering, so it was the first time in my life that I had time to sit and do what I love doing. That was entrepreneurship, right? Because of no college, no classes, COVID lockdown चल रहा था, and people were doing crazy stuff on social media. कोई dalgona coffee बना रहा था, कोई TikTok reels बना रहा था, right? उसी टाइम पे मैं प्रॉब्लम्स फाइंड कर रहा था, ऐसे प्रॉब्लम्स जो इंडिया फेस कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे फेस किए जा रहे हैं, एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो वहां से स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम से. सो ये बायो रिफॉर्म ही क्यों, मतलब यू वर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन दैट वुड एक्चुअली help in terms of environment, or is it more into the something else that you were looking for? I was looking for problems which can solve climate crisis. That was Okay. for sure. Because मेरा मानना ये था और अभी भी यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गुड, क्रिप्टो इज गुड, वी गोइंग टू द मार्स एंड कोलोनाइजिंग देयर इज सुपर ऑसम. लेकिन अगर हमारे पास साफ पानी और साफ हवा नहीं है, वो तो बेसिक है. सांस लेने को और पीने को, तो फिर कुछ है ही नहीं. फिर क्या ही कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. वहां से ये थॉट स्टार्ट हुआ था. डेफिनेटली बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी जो मेरी नजर में आई, लेकिन प्लास्टिक टॉप 3 पे था Correct. और अलार्मिंग भी था. एंड देन उसके बाद मैंने जब प्लास्टिक को चूज किया, उसके बाद से मैं जब रिसर्च करना शुरू किया तो फिर ये पता चला कि लॉट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, लॉट ऑफ प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो रहे हैं, गवर्नमेंट बैन्स हो रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर की स्पीच मैं सुना 2019 की, जिसमें वो बोल रहे थे कि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इंडिया को बनाना है. एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं. इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? तो ऑल ऑफ दिस गिव मी अ वेरी गुड, व्हाट यू से, एक Perspective. अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन पर्सपेक्टिव दिया कि हाँ भाई, जिस चीज में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाकई में एक प्रॉब्लम है. क्योंकि इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, द बिगेस्ट अथॉरिटी, इज एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम, दैट मीन्स इट्स रियली सीरियस. एंड दैट टू ऑन अ डे 15th अगस्त, जब सारा कंट्री मिलके वो स्पीच सुनता है, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द इंटायर कंट्री, सो वी ऑल हैव ears and eyes on him. उस टाइम पे इफ ही इज टेकिंग आउट सम टाइम एंड डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, इट्स रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम. फिर अब देखा क्या हो रहा है, तो लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, लॉट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट बैन्स हो रहे हैं ग्लोबली भी और लोकली भी. लेकिन फिर देन दिस थॉट केम कि भाई अगर यू नो ऑल ऑफ दिस इज गुड, बट अनलेस वी डोंट हैव एन अल्टरनेटिव, वी हैव नोवेयर टू गो, राइट? सो फिर वहां से काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्स के ऊपर दिमाग जाना शुरू हुआ.
ओके, सो ये बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स बनाते हैं, मतलब व्हाट्स द प्रोसेस? हाँ, तो मैं एक एक चीज बोलना चाहूंगा पहले कि बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. लॉट ऑफ ग्रीन वॉशिंग इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इन इंडिया, and lot of packaging is mentioned as biodegradable. Now the term biodegradable is very क्या बोल सकते हैं आप, बहुत मिसयूज्ड। ज्यादा एक ग्रे, हाँ मिसयूज्ड भी है और एक ग्रे एरिया वर्ड है बायोडिग्रेडेबल. आई एम सेइंग दिस एज अ फाउंडर ऑफ बायोरिफॉर्म. और क्यों बोल रहा हूँ ये बात कि everything is biodegradable. If you see, even plastic is biodegradable, but it takes 1,000 years to get biodegraded. And बायोडिग्रेड होने के बाद में उसका एंड इम्पैक्ट क्या हो रहा है प्लास्टिक का, दैट इज व्हाट मैटर्स. ऐसे तो नेचर वाइज एवरीथिंग इज बायोडिग्रेडेबल, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं यहाँ पे. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बायोडिग्रेड and what will happen to it after it gets degraded, right? Then comes the part which we do at Bioreform. We don't manufacture just biodegradable bags, we manufacture biodegradable and compostable bags. Now compostable bags, as per certification, they undergo biodegradation in less than 6 months, that is less than 180 days. And once they degrade, they turn into compost manure, which is soil को रिच करने के लिए, सॉइल न्यूट्रिएंट की तरह काम आता है. तो एंड लाइफ भी मैटर करती है, राइट, प्रोडक्ट की. करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी डू, बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल बैग्स. और ये बनते हैं बेसिकली, ये बनते, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो सेलुलोज बेस्ड कंपोनेंट से ये बायोपॉलीमर्स बनते हैं. आसान भाषा में बोलूँ, सबको समझ में आए जिसे, तो ये बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें नेचुरली जो उगती हैं एग्रीकल्चर वेस्ट में, जिसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, शुगर क्वांटिटी, शुगर से सेलुलोज एक्सट्रैक्ट होता है, उससे फिर कुछ पॉलीमर्स बनते हैं जिनको हम बायोपॉलीमर्स बोलते हैं जी. ये तो फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, आपने एक एक वर्ड यूज किया, रादर देन आई टॉक अबाउट द बायोडिग्रेडेबल. मेरा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने, ग्रीन वॉशिंग. जैसे जी रिसेंटली आपने एक दूसरा वर्ड भी किया, AI. So there's a different terminology also going around in the circle, that is something called as the AI washing, artificial intelligence washing. अभी हाँ कंपनीज क्या कर रही है, they might know, they may not know as well AI क्या करता है क्या नहीं करता. वो एक प्रोडक्ट में छोटा सा AI फीचर डाल देंगे and they start claiming, भाई मैं तो AI based company हूँ, and so on and so forth. Similarly, there is also a very famous terminology called green washing, which is happening predominantly because it's one is government भी अब थोड़ी सी mandate करने लगी है बहुत सारे factors को, and so on and so forth. So ये green washing होता क्या है, अगर simple शब्द में आप बता सको तो? जी. ग्रीन वॉशिंग बेसिकली वो होता है कि companies try to show that they are sustainable, that they are environment friendly, and they use certain kind of products which will not harm the environment, but होता उसका opposite है. जैसा कि मैं अभी एग्जांपल दिया, a lot of packaging nowadays is coming in the market जहाँ पे bags पे biodegradable लिखा होता है, and my friends and family and other people who know me, they just click pictures and send me कि बॉस एक और भी ऐसा हो रहा है. नहीं, lot of them are also very good, genuine काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन whenever there is just एक लेबल लगा देते हैं biodegradable, it's not really 100% compostable या फिर 100% made from natural and renewable materials. Like I said, right, even plastic is degradable, but it takes thousands of years to get degraded. तो इस तरह की ये एक एग्जांपल है ग्रीन वॉशिंग का. एक और एग्जांपल हम ग्रीन वॉशिंग का ये बोल सकते हैं कि मैं रिसेंटली प्लास्टिक मार्केट गया था, वहां पे मैं एक प्लास्टिक का पैकेट उठाया, और वो प्लास्टिक इट्स अ बैंड प्लास्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इंडिया हैज बैंड plastics lesser than 120 micron thickness, right? The bag is lesser than 120 microns, and the packaging on it says in a clear print that save trees, don't use paper bag, use plastic bags. Okay. तो जबकि पेपर भी हार्मफुल है, प्लास्टिक भी हार्मफुल है, तो ये एक और एग्जांपल है ग्रीन वॉशिंग का. So ये जो I mean ये काफी अच्छा वर्ड बताया आपने, because I know even for that matter in Karnataka there is a ban on single use plastic. But अगर आप मार्केट में जाओगे तो भाई धड़ल्ले से यूज होता है, there is no जी check and balance वाली चीजें हैं. But this parallelly there is also a lot of emphasis on the paper based bags. अब ये पेपर बेस्ड बैग्स होते हैं वो भी डिग्रेडेबल होते हैं, बट उसके भी लाइफ साइकिल कई सारे डिफरेंट होते हैं. How to differentiate as in terms of, or what are the USP that you claim as in terms of the biodeform plastics bags ke, बैग. when it comes to that as a USP, when it comes there? Definitely. I think paper bag is a very good solution if you start using recycled paper and all of that. Of course, right now 90 to 95% paper
is pure, virgin paper material, which again comes from tree pulp. So if you are cutting down trees to manufacture paper, how is paper eco-friendly? ये एक सवाल आता है. दूसरा, अपनी अपनी एक मार्केट है पेपर बैग की, जहाँ पे some businesses still use it. But two things in that way. If we start using more and more recycled paper, I think it will be better in terms of environment sustainability. Number two, paper bags have few limitations in terms of use case. For example, paper bags are not water resistant unless you do plastic lining inside it. Now, once you do plastic lining inside a paper bag, both of them gets totally not up to the mark for recycling. क्योंकि plastic और paper दोनों mix हो चुका है. You cannot separate it now. If it ends up in landfill, it's more disastrous, right? एक ये water resistance का challenge है. दूसरा चैलेंज ये है कि आप उसको वेट चीजें डालने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं. रेफ्रिजरेटर्स में उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, इट्स नॉट टेयर रेसिस्टेंट. अब वो आसानी से पेपर फट जाता है. वेराज जो बायोरिफॉर्म के बैग्स हैं, दीज आर 100% environment friendly. Plus, they come with some amazing properties like water resistant, thermal durable. You can put hot items, cold items, liquid, solid items. तो ये काइंड ऑफ हमारा यूएसपी बन जाता है कि बस. एंड इनफैक्ट व्हेन वी वर इन द मार्केट टॉकिंग टू आवर अर्ली यूजर्स, some of them were using paper bags, and then they told us from their end that we are using paper bags and we are spending 15 rupees on each bag, which is very very costly. But we are also facing these challenges कि Swiggy Zomato के deliveries के time पे what was happening is, let's say for a 250 rupee meal, which is going in a 15 rupee paper bag. Now let's say थोड़ा सा भी पानी लग गया उसको during delivery, तो अंदर का खाना अच्छा है, अंदर का पैकेज सब अच्छा है, लेकिन कस्टमर को क्योंकि वो बिल्कुल फटा फूटा पैकेट में आया है, तो कस्टमर just used to click a picture, post it on Swiggy, and used to get a refund. Now this refund is taken from restaurant's pocket, right? तो 15 रुपए 10 रुपए के कैरी बैग के पीछे 200-250 रुपए का रिफंड रीपेमेंट करना पड़ रहा था रेस्टोरेंट्स को. ये इस तरह के चैलेंजेस को हमने पिकअप करके फिर हमारे पिच को उस तरीके से अलाइन किया. इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग इतना समझते नहीं. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट आल्सो केयर अबाउट इट. सो environment always comes last in our pitch. What comes first is what we have to offer, Profit. the value that we offer, the USP, the brand visibility that they can get by using sustainable products, all of that. And then comes environment at the last in our pitch. But as a vision, as a company, as Bioreform, environment sustainability comes first to us, and then the rest of the things. Good, yeah. I mean, frankly, बताऊँ guts चाहिए to put that front, because when you're starting up, almost सबसे पहला तो हमारा notion होता है भाई किसी तरह पहले funding तो मिले, किसी तरह धंधा चले, उसके बाद देखा जाएगा environment और sustainability को as such aspect. So keeping that into your center of business, that also needs a lot of guts to begin with. So when it comes to the process of altogether making it happen, okay, आप कैसे मतलब of course मैंने आपके वेबसाइट पे देखा, but it does not give the entire information with respect to how do you go about manufacturing this 100% eco-friendly biodegradable bag. How do you go about it? Manufacturing process क्या है इसका? Okay, so like I said earlier also, Bioreform bags are made from corn-based polymers. तो ये corn के polymers होते हैं जो pellet form में आते हैं. We use those corn-based pellets and we put them into machinery that we have. We have different kind of machineries. One of them is called the extrusion machinery. Extrusion machinery के अंदर डालते हैं, तो वो extrusion machinery क्या करता है कि ये corn-based pellets को at a certain temperature वो उसको sheet form में convert करता है. तो pellet form से पहले sheet form में हो, पहले corn waste से pellet form में हुआ, pellet form से sheet form में हो गया. शीट्स हम लोग जैसे पेपर शीट्स आते हैं ना, लॉन्ग शीट्स, उस तरीके के हम शीट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. फिर अकॉर्डिंग टू साइजेस, वॉट एवर वी हैव, उस साइजेस के हिसाब से उसकी कटिंग होती है, या अगर कस्टमाइजेशन चाहिए तो उसकी प्रिंटिंग होती है, एंड देन पंचिंग, हैंडल्स, पैकेजिंग, ऑल ऑफ दैट इज डन इन आवर ओन फैक्ट्री. Okay. So so that's a process that you're referring. और इसमें majorly आप as a ingredient तो नहीं होगा, but what are the material basic? The corn के starch आप use करते हो? Yeah. Raw material is corn starch. One. Number two is PB80. It's called polybutyl acetate, which comes from different cellulose-based biopolymers, like I mentioned earlier. बस यही दो main components होते हैं जिसको use करके compostable bags बनाते हैं, Bioreform bags बनाते हैं. Okay. अब the major question is जो कि
हर एंटरप्रेन्योर का एक मेजर हेडेक होता है, भैया आपने शुरू कैसे किया? बिकॉज like everybody else, जी we all come from a family of middle class, and we certainly do not have a budget. So how did you go about it? You took a loan? How did you go about budgeting? Because it needed a place. It's not a service, or it's not a an application based company, right? So how did you go very about it? true. So, boss, एक चीज, and I'm really thankful to God for this, but and my mentors, that one thing was very very clear from the very beginning, that money and funding is not what we have to chase. We have to chase value and vision first. If value and vision is in place, money will come anyway. There are a lot of investors holding money, ready to invest in companies who are doing something good. अभी अच्छा, ये सब हम अभी बैठ के बोलना आसान है, लेकिन उस टाइम पे सोच रहे थे, और अभी भी वही टाइम चल रहा है जहां पे फाउंडर्स आर मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग फंडिंग, वीसी फंड मिल जाए, हम किसी तरह नेशनल मीडिया में आ जाएं, कोई एंजल इन्वेस्टर मिल जाए, एंड दे आर राइटिंग एटलीस्ट 50 or 100 emails per day to different investors, reaching out to them on LinkedIn. But when we come down to their product and ask, boss, what are you trying to build? They are not able to explain it properly. या फिर what problem does your idea solve, वो भी उनको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा. तो मैं यही बोलूंगा कि पहले हमारा फोकस था कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज बायो रिफॉर्म, what problem bioreform is solving, what is our solution, what are the certain USPs that we are going to offer, and then उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, I applied at Adventure Park, which is a student focused startup incubator. So I was a student, right? So I applied there. We got selected. I think they told us that 500 applications is what they got back in 2020. Out of 500, they interviewed 100 ideas. I was one of them. All of them were students. Out of those 100, they shortlisted 25 for the cohort. Bioreform was one of them. Out of those 25, they promoted 10 startups to the incubation program, and two of them raised funding. Bioreform was one of them. Okay. So the funding part, the angel investors were facilitated by our business incubator, that is Adventure Park here in Hyderabad. But to reach there, we had to cross a lot of milestones, lot of tasks that were put in place from the business incubator, because from literally from idea stage, from just a PPT to defining the vision and mission of the company, product market fit, business model, financial model, supply chain, all of this. And then we also got a very interesting task from our investors and from the incubator, that we had to sell our product before we even had a factory. So we had to present ourselves, pitch ourselves go in the market, talk to people, convince them in such a way that represent ourselves that we are already into manufacturing, like that. तो सब किया वो. We got initial orders, we got support from the market, which led investors also in a positive direction to invest in our company. But one more minute I'll take to tell this, that my investors told me, and that's how the general market works. In case if this podcast is being heard by entrepreneurs who are new or getting started, my investors told me, boss, there are very big people who are sitting in the plastic industry from decades. 30 साल 40 साल से लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री रन करते हैं. कई कई जगह पे तो प्लास्टिक का माफिया है, राइट? And a lot of other things. I mean, I was a second year college going student, right? No experience in manufacturing, doesn't know how supply chain works, have no idea how sales works, have no idea how factory operations work, how supply chain management works, what is lean methodology, what is lean production, what are the QAQC parameters for production and market, nothing, right? But the conviction, the vision I used to carry. So that's what my investors told, that it's you who we are investing in. It's not your idea. It's nothing. It's you. So this then comes down to the founders who are trying to raise funding. बॉस, अगर आपका विजन क्लियर है, आपकी कमिटमेंट है, आपकी कंसिस्टेंसी है, इफ यू आर दैट गाय हु मेड थिंग्स हैपन, प्रूव किया आपने अपने आप को, तो फंडिंग आसानी से मिल जाएगी. तो फंडिंग को चेस करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू क्रिएशन को चेस करिए. पुट वैल्यू क्रिएशन ओवर वैल्यूएशन. एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं उसी पर स्टिक करना चाहता हूँ. आपने बोला कि देयर इज अ माफिया, प्लास्टिक इटसेल्फ इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री. ये एक्चुअली आइडियोलॉजी गोज टू द ऑलमोस्ट एवरी concept that we talk about.
And there is a major threat that almost Hmm. every in and out, including me as a when I myself run my company to an extent, एक बहुत बड़ा major threat होता है whoever is starting is कि boss ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत established है, बहुत बड़े-बड़े players हैं इसमें, इसमें मैं कहाँ जाऊँगा? I'll be lost and what value addition even though whatever I'll be gonna do that, एक बहुत बड़ा major डर रहता है. What is your piece of suggestion because you talk about the food भाई साहब हजारों players market में भरे पड़े you talk about plastic as you said forget about the industry as an industry there is a mafia in and around because there is a $1 billion business going around आप चाहे जितना ज्ञान दे दो भाई प्लास्टिक है तो आफ्टर ऑल it's a need of an hour you talk about anything plastic is there you talk about clothing there's a huge business एंड वो एक हर एक के दिमाग में बहुत बड़ा डर रहता है कि बॉस ये चीज़ें यहाँ पे मेरी एक यूएसपी क्या होगी it's very difficult to differentiate the altogether as when there's a hundreds of players available. What is your piece of suggestion that you may be able to recommend anyone who is starting up but फटी पड़ी है to be precise अगर मैं एक अच्छे वर्ड में बोलूँ तो Yeah. The question is very, very deep, but the answer is very simple to that. मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे तो बस ये कमजोर जिगरे वालों का खेल नहीं है. Correct. अगर आपको धंधा बनाना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, you have to fight heads on battle. You're on a battlefield, all right? And uh, आप जिससे भी इट्स अ डू और डाई सिचुएशन भाई. इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. इट्स अ बैटलफील्ड. यू कैन नॉट टर्न योर बैक. इट्स either you win or you die. That's it. There is no third way. ये crystal clear रहना. I mean, like I said, right? Entrepreneurship is not for the light-hearted. Extreme passion, extreme, because all these social enterprises, founders need to have extreme passion towards whatever they're doing. Lack of passions will give you business, but it will not sustain you in the market. These are the basics. एक बार तब ये बेसिक सॉर्टेड हो गए देन उसके बाद तो फिर मैं यही बोलूंगा कि जब स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली ये ख्याल आता है कि लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी देयर इन द प्लास्टिक मार्केट. प्लास्टिक इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड मार्केट. सप्लाई चेन का सॉर्टेड है. मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सारी चेन बनी हुई है. हाउ डू यू ब्रेक इनटू दैट चेन एंड हाउ डू यू इवन कन्वर्ट पीपल फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक टू, or especially when we started we were at least 2 to 3 times higher than plastic, right? And India is a very price sensitive market. Of course, all of that was there. But then uh, let's compare this with the EV market to help us understand better, because a lot of people today know EV and all, right? Bioplastic shayad itna hot topic nahi hai, but EV is a very hot topic. So I'll use that as an example. The first guy who ever made it, the first EV two-wheeler ya car launched in India had the same fears, because the petrol and diesel cars ki market is established market and there are huge players in the market. Huge companies, multi-billion dollar companies, well established. पैसे की कमी नहीं है, विजन R&D की कमी नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी उन लोगों के पास नहीं है. लेकिन देयर वाज अ फाउंडर हु डेयर्ड टू ड्रीम डिफरेंट, हु डेयर्ड टू फाइट देम, या फिर मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट देम विद सम बेटर टेक्नोलॉजी, एंड लड़ा, कुछ भी किया, फंडिंग रेस किया, नया प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में अपना कदम जमाया. दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज. दैट इज व्हाट अ फाउंडर इज. नाउ स्लो, और इतना इसका इफेक्ट इतना गंभीर होता है, इतना सॉलिड होता है कि वंस दैट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, द अदर पीपल आर फोर्स्ड, जिन लोगों से डर लग रहा था, या जो माफिया थे, या फिर जो स्टैब्लिश ब्रांड जिनको हम समझ रहे थे या दुनिया बोल रही थी कि भाई कैसा लड़ते भाई प्लास्टिक वालों से, कितनी बड़ी मार्केट है, वो क्या कर रहे हैं आप, इंडिया है ये, ऐसा हमको भी बोले बहुत लोग. Correct. अरे भाई आके तुमको मार देंगे बोल के भी बोले, यू माइट गेट असैसिनेटेड कहते. मैं बोला अच्छा. तो ये सारी बातें चलती रहती. तो ईवी में भी वही है, राइट? जब पहला बंदा कोई ईवी बनाया होगा उसको भी लोगों ने ये सब बोला होगा, लेकिन उसकी कमिटमेंट, उसका विजन, उसका जो ब्रेवरी थी, उसने जब वो टिका के रखा, जब मार्केट उस डायनामिक्स में बढ़ना शुरू हुआ, नाउ ऑल दीज कंपनीज जिनसे डर था, they have started shifting towards EV. If they are making 100 vehicles of petrol and diesel, at least 2 or 3 vehicles that they are forced to make. I mean, the market forces you then. The same thing is happening with compostable bags. I mean, bioreform started, the idea came in 2019. We started in 2020. Not a lot of players in the market who used to, promote compostable bags and all of that. But today,
I'm very happy to see a lot of new companies coming in, a lot of plastic people trying to shift towards compostable bags. Makes me feel very, very happy. Now, there are a lot of people on Instagram and WhatsApp who send me pictures, tell me, oh, they are doing the same thing as you are doing. So, how are you different and all of that? That's all is there. But, boss, we were one of the first black flag bearers. That will never change. Number two, think and focus on a bigger perspective. If 100 companies are manufacturing compostable bags, India needs 1,000. Okay. 150 million metric tons of single use plastic replacement is what India needs. One company cannot do it. अगर बिस्किट बनाने के 10 कंपनीज इंडिया में रह सकते हैं तो फॉर अ प्रॉब्लम लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन व्हिच हैज entered our bloodstream 1,000 कंपनी तो होनी चाहिए. नाउ फॉरगेट अबाउट इंडिया, उसके भी ऊपर जाते हैं. लेट्स से 10,000 कंपनीज आ गए इंडिया में, तो ये यूएसपी का गेम लड़ना छोड़ के हम सबको टुगेदर एज अ कंट्री, एज अ इंडस्ट्री आल्सो हैव टू थिंक कि हाउ वी कैन मेक इंडिया एज द लार्जेस्ट बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल. दैट शुड बी आवर गोल. 10,000 कंपनीज यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, बट व्हाट वी स्टार्ट exporting to all the other countries, why can't we compete with China heads on? तो ये इस तरीके की हमारी सोच रहती, इस तरीके का मेरा पर्सनल विजन रहता. And that is exactly why I don't feel all these companies as my competition. Rather, I see them as somebody who's trying to make a difference. Great. And if any day अगर मुझे मौका मिले उनके लिए कुछ करने का, I will definitely do that. No question. ब्यूटिफुल. उसी पे मेरा एक क्वेश्चन था. आई मीन ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा. ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर और यू गो टू any business, those who are trying to do, there's a lot of emphasis on creating a USP with respect to the innovation. लेकिन बॉस हर बार आपके प्रोडक्ट और सर्विस में शायद से वो चीजें यूएसपी ना हो, right? Because as you said it rightly that maybe because of the biodegradable or compostable plastic, आप हर बार एक innovation लेके नहीं आ सकते. या फिर सेम चीज आपका फूड इंडस्ट्री में हो गया, सेम चीज आपकी मे बी इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी हो गया. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अराइव एवरी टाइम विद अ न्यू इनोवेशन. So in that case, what is your one piece of suggestion? Because one thing you mentioned, gradually the market is such a huge that you start penetrating as a market as an individual. But any piece of suggestion that you और आपके एक्सपीरियंस में ये कैसा रहा? Because आप किसी से भी पूछो ना, भाई मैं धंधा तो करना चाहता हूँ, बेंचो कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा. ये स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंट आपको मिलेगा. जी जी जी. तो पहले मैं आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर करता हूँ, आइडिया वाला, और फिर मैं वो यूएसपी वाले पार्ट पे आता हूँ. द फर्स्ट थिंग इज लाइक यू सेड, लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू बिजनेस. वो लोग शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आइडिया नहीं मिल रहा. भाई मेरे पास आइडिया नहीं है, आइडिया दियो बोलते हैं सामने से. तो जो आके बोलता है कि भाई मेरे को आइडिया दो बिजनेस का, मैं बोलता हूँ भाई लड़की अपनी पसंद की लाने वाले हैं या दूसरे की पसंद की? ठीक है, दूसरे से सजेशन लेंगे आप, मगर पसंद आपकी रहने वाली एंड ऑफ द डे. Correct. राइट. सेम गोज विद एंटरप्रेन्योरशिप एंड आइडियाज. दूसरे के आइडिया पे आप बिल्ड नहीं कर सकते. इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड यू. And the best way to come up with ideas is not to focus on ideas. It is to focus on problems that you can solve. 99% people are not able to make it just because they are focusing on भाई मेरे को कोई आइडिया मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए. नहीं मिलता बॉस आइडिया. प्रॉब्लम्स पे फोकस करना शुरू करो. एवरी यूनिकॉर्न कंपनी, एवरी बिग कंपनीज, वॉट एवर आप जो भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, गूगल पे, कहीं पे भी, वर्ल्ड वाइड, every other company is solving one or two problems, or the companies which are not solving any problems don't exist today. तो प्रॉब्लम्स पे फोकस करना शुरू करिए. प्रॉब्लम का जैसा ही आपको सोल्यूशन मिल गया, दैट इज योर आइडिया. Now coming on to the USP part, doesn't matter if the idea or the company or whatever solution you're trying to build already exists in the market, because we understand we are in the 20th century. 2024 चल रहा है. Lot of maybe China has made stuff 50 years ago जो हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, all of that is there, but now our focus should be how we first of all, what problem or what challenge, what gap is there in the existing solution, या कुछ ऐसा गैप है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज नहीं देख पा रही हैं या फोकस नहीं कर रही है. आप उसको अपना फोकस एरिया बना सकते हैं. एक चीज. दूसरी चीज, you just have to be 10% better than the others. That's it.
Okay. ये यूएसपी की मार में we are not able to think big. I mean, this is also a very big misconception in Indian startups, especially. कि people think USP is just based on your product USP. No, boss. There are a lot of different USPs in the market. खाली product से USP नहीं होता. It's very good to have a product USP. It's very good to have a patentable idea. It's very good to have all of that. I'm not denying it, but there is more to it. Is what I'm trying to say. Let's say Apple. We keep hearing this, right? Apple से पहले Samsung वो सारी technologies ला लेता है, and kind of Samsung people roast iPhone people. Then how is iPhone still a market leader and a $1 trillion company? शायद प्रोडक्ट यूएसपी भी है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन ब्रांड यूएसपी भी है. इससे ये मालूम हो रहा है कि यूएसपी प्रोडक्ट में भी रहती, ब्रांड में भी रहती. तीसरी चीज एग्जीक्यूशन वाइज भी रहती. शायद कुछ मार्केट में लोग वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन उनका फोकस एरिया सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स है. वी कैन एंटर इनटू द बी सेगमेंट, या फिर उनका सिर्फ बी एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, हम बी में एंटर कर सकते हैं, राइट? अनदर यूएसपी दैट वी आल्सो फॉलो इज we see packaging is a very boring industry, to be very honest. It's a very boring industry. People don't really care about packaging. EV nikal do, people will go mad about it. Aapko gadget nikal do, phone nikal do, people will go mad about it. Packaging industry is very old school. 50 years, 60 years ka banda imagine hota dimag mein. And now if a 24-year-old, 23-year-old boy like me is trying to do this packaging industry, which is a oldies game, I am doing it in a very different model. मैं youngsters की तरह काम कर रहा हूँ, right? Which manufacturing company का social media आप देखे होंगे, बोलो, जो इतना एक्टिव है? Correct. क्योंकि यूजुअली जो B2B कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दिस सेट बिहाइंड द सीन्स. वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेच देते हैं, एंड दे आर नोवेयर इन द पिक्चर, राइट? मेनी अपोलो टायर्स है, या बहुत बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट? स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, कितने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका इंस्टाग्राम था होगा या सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव थे होंगे. बट आई थिंक वी आर वन ऑफ दोज रेयर मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चरर होते हुए भी B2C में अपना जगह बना सके. नॉर्मल कंज्यूमर जो शायद डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, क्योंकि हमारा कस्टमर तो B2B है. रेस्टोरेंट है, बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स हैं, राइट? एंड कंज्यूमर आप जैसे या कोई और एंड कंज्यूमर हमारा अभी यूजर नहीं है, but still we are able to make place in their hearts. We are able to say hi, we are here, we do this, we do that. हम अपनी पहचान बना पा रहे हैं. That is also one of our USP as a manufacturer. तो बहुत टाइप का USP होता है. ये दूसरी बात. तीसरी बात मैं ऑलरेडी शायद बता दिया कि you just have to be 10% better than what the other people are doing. Get started on your path, things will fall in place. That's it. ग्रेट है सर. आई मीन ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मेजर लर्निंग था, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू देयर इज ऑलवेज अ मिसकंसेप्शन इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर प्रोफेशनल और हैव बीन इन द मार्केट फॉर अ व्हाइल बाय नाउ, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ एम्फेसाइज कि भाई इन्वेस्टर है, पैसा रेज करना है, ये करना है, चेस करना है, वीसी है एंड सो ऑन सो फोर्थ. बिजनेस का मेजर मोटो हैज चेंज्ड फ्रॉम डूइंग बिजनेस टू रेजिंग अ फंड. Exactly. इसकी वजह से होता क्या है कि देयर इज सो Or मच I would say from solving problems to raising funds. Yeah. दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू मोर ऑफ ऐसा हो गया है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम से फोकस Raising शिफ्ट fund. होके रेजिंग Correct. फंड पे आ गया है. करेक्ट करेक्ट. तो उसकी वजह से होता क्या है कि बिफोर इवन यू थिंक अबाउट दिस, आप सारी चीजें वीसी के पर्सपेक्टिव से सोचते हो रादर देन एम्फसाइजिंग ऑन द बिजनेस पार्ट. एंड या एज यू सेड इट राइटली कि भाई यूएसपी जरूरी नहीं प्रोडक्ट और सर्विस में भी होना चाहिए. यूएसपी कैन बी एनीवेयर. इट मे बी इन द एग्जीक्यूशन, इट मे बी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी द सर्विसेज, मे बी द कस्टमर सर्विस एज वेल. एंड so thanks for that insight, Azhar. So any future expansion plan or what's your future goal as such with respect to BioReform? ऐसे तो बड़ा फेमस हो रहे हो यार, टीवी पे आ रहे हो आप, स्पेन की न्यूज़ लोकल न्यूज़ में आ रहे हो आप, बाकी सब जगह छाए हुए आप. तो what's your future goal? What's your future plan as such? I mean, with respect to keeping the BioReform other than the growing the businesses exponentially. अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल ये था, how long it took for you to make a break even? Operational break even, I think it took us 1 year to reach there. I mean, there is also a short story behind it. January 2022, we started our manufacturing unit. By the end of the year, December 2020, we wiped off all the funding that we raised. There was not a single rupee left in the bank. We didn't have the raw materials to ऑर्डर आना. एक दो ऑर्डर्स आए थे, बट रॉ मटेरियल नहीं था वो ऑर्डर्स बनाने के लिए, और रॉ मटेरियल मंगाने के लिए पैसा नहीं था. And since I used to, my schedule looked like, wake up in the morning, go to college from 9 to 4,
uh, get out from college at 4:30, go to market, get orders, go to the factory at night, sit at factory whole night, get the orders done, sleep at the factory, come back in the morning, deliver the products and then go to the college again. ये चक्कर में हुआ ये कि 2022 जनवरी से दिसंबर 12 महीने ये काम किया तो बैकलॉग्स आ गए 15 इंजीनियरिंग में। और साथ में क्योंकि शुरुआत में मालूम नहीं था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता, ईबीक्यू क्या होता। वी हैव टू मैन्युफैक्चर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल मंथ टू देन मीट आवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वी आर नॉट अ डी2सी ब्रांड। ये सारी चीजें मालूम नहीं थी। तो सारी फंडिंग वाइप आउट हो गई, ऑर्डर्स आ रहे थे, उसके बावजूद भी फैक्ट्री शट डाउन हो गई क्योंकि इनफ ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी 12 महीने के बाद दिसंबर में कि फैक्ट्री भी बंद हो गई और यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी 15 बैकलॉग्स आ गए। तो ऐसा डर बनना शुरू हो गया था कि कहीं मेरा ऐसा नहीं बन जाना कि ना ये कर सका ना ना वो कर वो कर सका। सका, ना इंजीनियरिंग निकाल सका ना स्टार्टअप करना वो कर सका बोल। तो इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग, मतलब बहुत डिप्रेसिंग टाइम था। मगर हम डिप्रेशन में गए नहीं क्योंकि मैं बोला आपको एंटरप्रेन्योरशिप, वी गॉट एन इन्वेस्टर हु gave us money regardless of the financial situation of the company. And I also said same thing that see who I'm investing in, I know the financial situation of the company. So glad कि वो मिले और फिर फैक्ट्री वहां से दोबारा स्टार्ट हुई। और तब जब तक इन्वेस्टर नहीं मिला तब तक हम 2-3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करके वो 15 बैकलॉग्स भी इवेंचुअली निकाल लिए। तो पेरेंट्स भी खुश हो गए और कंपनी भी चल गई और इंजीनियरिंग टाइम पे निकल गई। ये हो गया। तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चीजें रहते भाई एंटरप्रेन्योरशिप में। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। आई होप आई हैव कवर्ड all the aspects of your question. If anything is left, I'd No, like no, to no, you totally highlight covered. on that as well. इनफैक्ट इसी बीच आपने एक छोटा सा ज्ञान भी दे दिया है, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी. So how much fund did you raise Thank in you. the first round, by the way, when you have started the operation of the bioreform, if I may ask? Yeah, so we total मिला के first and second round मिला के we have raised less than 1 CR, around 1 CR, not more than that. It was a very small fund, idea stage seed fund था to help us get started with our idea and kind of experiment के जिस idea के बारे में हम सोच रहे हैं, will it work, will it not work। तो बहुत ही मतलब 20 metric tons की manufacturing capacity से हमने we were trying to keep it very lean, and eventually when we start generating revenue we can anyway scale, raise more funding, enter more markets। तो और उल्टा था। अब मार्केट में क्या चल रहा, 10 करोड़ 100 करोड़ उठाओ, हर जगह घुसो, कैश बर्न करो। वो हमारा नहीं। एज अ फाउंडर आई एम नॉट हियर टू बिल्ड यूनिकॉर्न्स, आई एम हियर टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा, लाइक महिंद्रा, लाइक वेदांता। ऑर्गेनाइजेशंस बनने में 20-25 साल 30 साल लगते हैं, यूनिकॉर्न्स बनने में 2-3 साल लगते हैं आजकल। तो आई focus is more on value creation and not valuation is what I can say as a founder. Yeah. As in Yeah. parallelly, you are doing a lot of things, dude. I mean, you are running, I think you have co-founded some NGOs as well. You are running a community. What are those aspects? I mean, Yeah. if you, because I just come across your Instagram handle, and those shows very promising community basis. You're trying to create a difference. What are these things? If you could just start, and how did that happen? Yeah, so 2 NGOs that I run. One is Alia Humanitarian Foundation. Alia is my mom's name, so I have Yeah. named the NGO after my mom. Another is Green India Club. So basically, my journey and kind of bioreform also comes under social entrepreneurship, right? We are trying to solve some problem with solutions. We are not going out and asking for funding. Rather, we are a sustainable company. But broadly, it goes into social entrepreneurship, right? But my journey of social entrepreneurship started with Alia Foundation first. Bioreform came later. Okay. Alia Foundation came in early 2019, 2020 when there were floods in Hyderabad. बहुत भयंकर floods आए थे हैदराबाद में, and lot of areas were stagnated. पानी में फंसे हुए थे लोग काफी सारे, and I used to see on social media a lot of people are going helping them with food और उनको rescue कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ये सारी videos आ रही थी। तो I was feeling ashamed कि बॉस मैं as a young boy, I am 21, 22, 21 शायद, हाँ 2021, तो मैं क्या कर रहा हूँ घर में बैठ के खाली वीडियोस को लाइक कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए बोल के। फिर मैं एक स्मॉल मतलब आई कन्विंस माय मॉम, आई टोल्ड हर लेट्स डू दिस, शी सेड ओके। माय मॉम
cooked some, एक 50 persons का rice and dal, and then there was a very humble lady, very very much involved in social work. Her name is Miss Amara. She is a physics graduate by profession, but extremely passionate about social work. Somehow I got in touch with her, spoke to her, "Ki, this is what I'm trying to do, and I have the food ready." Went to her place with one or two volunteers. कहीं से तो मिल गए, उसको पैक किए, 50-60 पैकेट्स बनाए और फ्लड इफेक्टेड एरिया में गए, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया। उसको छोटा सा वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज स्टार्ट कमिंग इन फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के बॉस हम लोग भी आपको एक 500 भेज देते हैं, आप हमारी तरफ से कुछ कर दो, 1000 भेज देते, कुछ कर दो। फिर वहां से आइडिया आया कि बस लॉट ऑफ सोशल वर्क नीड्स टू बी डन एज अ डेवलपिंग कंट्री। बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको एड्रेस करना है। वहां से फिर एक प्रॉपर उसको रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन खोला, आलिया ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अभी भी उसके अंदर काम होता है। वी डोंट पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन सोशल मीडिया because I'm against posting too much चैरिटी वर्क। काम ज्यादा करते हैं, दिखाते कम, ऐसा है समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से सपोर्ट करते हैं। नथिंग इज वेरी वेरी फॉर्मल, आई विल बी ऑनेस्ट, in Alia Foundation because I'm very focused on health now. लेकिन once in a while, once a month, twice a month, कुछ ना कुछ हमसे God takes some really good work from us. I mean, कभी किसी बच्चे हैं जिनके डैड नहीं है, उनका स्कूल फी पे कर दिया। कभी कोई लेडी है जो डाइवोर्स्ड है, कुछ काम नहीं है उनके पास, शी डोंट हैव एनीबॉडी मेल टू सपोर्ट हर, तो उनको सीविंग मशीन गिफ्ट कर दिया या उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करवा दिया। ऐसे दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग कर लिए। ऐसी चीजें चलती रहती हैं बिकॉज आई फील बिजनेस एंड ऑल इज गुड, but unless you don't have that social factor inside you and that conviction to serve people, then all of this is nothing. All of this for what? तो आई थिंक हर entrepreneurship, हर फाउंडर को कहीं ना कहीं सोशल entrepreneurship या सोशल वर्क अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल वर्क इज ऑल्सो दैट दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन फील्ड भी अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, नॉट जस्ट फाउंडर्स। 130 करोड़ की आबादी है भाई, उसमें से अगर 10 करोड़ भी दूसरे की हेल्प करने के काबिल है, दो की भी हेल्प कर दिए, तो we can take care of ourselves, boss. We don't need any other country. India is rich with everything that we have. We don't need anybody. Bhai. Beautiful. So, अगर मैं गलत समझ पाया हूँ तो आलिया भट्ट, I'm saying Alia Foundation. Okay, my bad. It's okay. Yeah. So, hope this podcast reaches Alia Bhatt. so Alia Foundation का जो major motto है to help people, but it's not focused on a specific segment. Rather, help on an ad hoc basis. Is it? Yeah. So it's not focused on one particular sector. It's sector agnostic NGO. But my focus as a broader vision, my focus is to build Alia Foundation in the next few years on the lines of teaching people how to fish rather than giving them fish straight away. Because there are some challenges that I've found in, a lot of people are coming on streets, they're distributing food, a lot of videos coming up. Very good work, very commendable work with consistency they're doing. 100% with them. I am volunteering with a lot of them. But I think there is also a gap that can be addressed either by them or at least we can do it together. That is true. जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोग और भी ज्यादा काइंड ऑफ डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोग, नॉट एवरीबडी। तो उसमें से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो अभी भी काम कर सकते हैं, उनको ज्यादा डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, उनको पिक करके उनको क्या कुछ बिजनेस छोटे मोटे लगा के दे सकते हैं या उनका कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी उनके लिए कर सकना, जिसके मतलब एक ब्रॉडर विजन है भाई मेरा कि आई डोंट नो आई बी एबल टू अचीव इट और नॉट बिफोर आई डाई, बट माई एवरीडे हसल, माई एवरीडे स्ट्रगल, माई विजन as a 60-year-old or a 70-year-old Azhar dying on a bed is one thing, that is to eliminate पॉवर्टी। एंड वो सिग्नल्स पे जो गरीब लोग गाड़ी रोकते ही आके हाथ आगे कर देते और आपके जेब में पैसे नहीं रहते ना देने के लिए, और वो शर्मिंदगी की वजह से जो आप अपनी नजरें नीचे करके बैठे हुए रहते और इंतजार करते रहते कि कब सिग्नल खुले और मैं निकलूं यहाँ से, वो चीज खत्म करना है मेरे को। शायद सारे इंडिया से नहीं खत्म कर पाऊंगा,
लेकिन जितना भी हो सका मेरी तरफ से वो कोशिश करूंगा मैं कि सिग्नलों पे एटलीस्ट लोगों को भी, ऐसे ही कोई आके सिग्नल पे भीख मांगना स्टार्ट किया, आप आपकी गाड़ी का शीशा उतार के उसको अपॉर्चुनिटी के लिए कार्ड थमा देना आपका, वो उस काबिल बनना है मेरे को, वो अजहर का विजन है। काफी इमोशनल था वैसे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस फॉर श्योर। ये और बाय द वे एक दूसरा आपका जो प्लेटफॉर्म चलता है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, जहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ आप स्टैंड अप कॉमेडी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, व्हाट इज दिस, व्हाट ये क्या हाँ हाँ, मोटो ये है? राइट, ये तो बहुत पुराना था। 2018 शायद, 18 या 7, हाँ 18 में कुछ मैं शुरू किया था, 18 या 19 में। एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे शायरी का शौक स्टार्ट हुआ था, जब थोड़ा थोड़ा मैं लिखना स्टार्ट किया था, तो मुझे वो सुनाना था भाई किसी को, आई वांटेड एन ऑडियंस। तो ओके। मैं कोई जगह पे इवेंट होने वाला था, उनको मैं कांटेक्ट किया, मैं बोला कि बॉस मैं ऐसा कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ, आई वांट टू मोटिवेट यूथ ऑफ माय एज सो दैट वी कैन अचीव ग्रेटर सक्सेस टुगेदर, क्योंकि यहाँ वहाँ भटकी हुई है हमारी यूथ, मुझे मुझे कुछ बोलना है, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हैव यू परफॉर्म कहीं पे बिफोर, या कुछ ऐसा आपने कहीं पे परफॉर्म किया था? ये मेरे पास कुछ भी पोर्टफोलियो नहीं था। तो वो लोग बोले कि नहीं, अगर हम सिर्फ नोन आर्टिस्ट को मौका देते हैं, न्यूबीज को हम लोग नहीं देते मौका। तो वो मेरे लिए बड़ा डिप्रेसिंग था। मैं बोला कि मेरे जैसे और कितने नहीं होंगे जो अपने टैलेंट को शोकेस करना चाह रहे, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म। तो हाँ, तो वहां से फिर वो आइडिया आया कि बॉस, लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू शोकेस देयर आइडिया और एटलीस्ट टॉक अबाउट व्हाट दे लव डूइंग, कुछ भी। तो ओपन माइक्स जब उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे जितने आज है, तो फिर मैं बोला कि चलो, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो खुद का ही प्लेटफॉर्म बना देंगे, ऐसी की तैसी दूसरों की बोल के। फिर हम क्या करें, फिर वो बीएसएस क्लब, इंडियन यूथ क्लब स्टार्ट किए, फिर उसमें लोगों को मौका देना शुरू, एक स्टेज दिए, खुद को भी स्टेज मिला, काफी दूसरे लोगों के लिए भी स्टेज दिए। उसमें से कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत आगे, मतलब अच्छा खासा अपना हैदराबाद में नाम कर लिए अभी। तो है, चलते रहता मल्टीपल थिंग्स। फिर वो फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। आलिया फाउंडेशन और बायो रिफॉर्म अभी फोकस बन गया। गुड मैन। आई मीन जी। आपके ये पूरे कॉन्वर्सेशन से मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है भाई, आप लोग पैदा होते साथ ही इतनी सारी चीजें समझ कहाँ जाती हैं। वी हियर क्रॉस 35 36 still wondering what to do, what not to do, but that good to have these conversation. This also reminds me a part कि इंडिया में फ्रेशर्स भी ढूंढते हैं कंपनीज बट विद एन एक्सपीरियंस। So similar analogy goes here, what you have narrated. On a lighter note, dude, I mean, you're just 24, and you look good. तो इंस्टाग्राम पे डीएम्स बहुत आते होंगे, ऊपर से फाउंडर होने का डूड वो भी। अरे भाई, क्या जबरदस्त सवाल कर दिए कमलेश भाई आप। कोई भी आज तक कोई पॉडकास्ट में सवाल नहीं करे मेरे को। नहीं तो अच्छी बात है ना, किसी कुछ तो सवाल होना चाहिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। ना ना, ये आपका यूएसपी है कमलेश भाई। यू डोंट टॉक ऑल फॉर्मल्स बट यू आल्सो गो अ लिटिल स्टेप, अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। सही है। तो हाँ भाई, मतलब ये चीजें क्या है, चलती रहती है, मगर पहले बहुत थी, अभी बहुत कम हो गई, खत्म ही हो गई। क्योंकि हम पहले क्या है, एज अ टीनेजर अक्ल नहीं रहती, यू डोंट हैव दैट मच मैच्योरिटी। सामने से कोई बच्ची देख के हंस दी तो आप खुश हो जाते, कोई मैसेज कर दी तो खुश हो जाते, जरा बात कर ली तो खुश हो जाते। वो काइंड ऑफ वो इमेच्योरिटी रहती है वो एज में, 17 18 19 20। लेकिन एज यू मैच्योर and then you are seeing real world problems, you are on the field, like I said, right, it's a battlefield that we are on every single day. Now that makes us very very strong, that makes our mind in such a way that we are focused with our goals and our vision. तो फिर उन सारी चीजों की तरफ इतना ध्यान जाता भी नहीं है। तो मेरा भी वही सीन है बॉस, Okay, मेरा good. वहां पे ध्यान इतना जाता नहीं। तो हम अपने काम पे फोकस्ड हैं, तो वो शायद लोगों को दिख के भी आता, इसलिए डीएम्स भी बंद हो गए, बहुत टाइम हो गया। Good as well. How big is your bioreform as a team as a whole is, by the way? I started all alone 2 years back, but now we have a team of 11 people Okay, this working in includes your different. entire manufacturing staff, Yeah, yeah, सारे को लेके? entire. Okay, and Yes. how much revenue has it touched by now? Um, First year we did very low. We did 16 lakhs, got shut down, came back. Second year we made 1.3 crores. This Beautiful, year we are targeting at least 3.2. beautiful, beautiful. Yeah, Good Asar, yeah. thanks for these candid information, and then some of मेरे लिए काफी कुछ learning था इसमें, for sure, as an Thank individual who has been a founder and the ex-founder too. And from the perspective
अगर मैं देखूँ भी तो एज वेल काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू क्रिएशन, with respect to the USP creation and the problem statement, the way we are looking at the business and the VCs funding है, तो काफ़ी सारे इसमें nitty gritty हैं जो कि बहुत एक horse's mouth की तरफ से आया, who has been through the thick and thins of entire journey also. So good to have you and thank you so much for those inputs. Thank you so much, Kamlesh ji, and thank you. Great. So